नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 पहलुओं पर चिंता जाहिर की है कि जो लोगों की प्राइवेसी है वो, राष्ट्रीय सुरक्षा है वो, और जो बढ़ते हुए अपराध हैं वो, इन तीनों पर कैसे लगाम लगाई जाए और कैसे सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाए, उस पर उन्होंने बोला कि ये एक राष्ट्रीय मसला है। तो क्या इसको हाई कोर्ट को इस पे एजुडिकेट करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट करे? और उसको उन्होंने बोला कि चूंकि ये एक नीतिगत मसला है, इसलिए बेहतर होगा कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक अपनी नियमावली बनाए। उसमें के.एन. गोविंदाचार्य की तरफ से हम इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन में थे और उसमें हमने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर रखा हुआ है कि इन कंपनियों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, और जो पुराने नियम हैं उन नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स बनाए हुए हैं, पर पिछले कई महीनों से उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि उन नियमों को कब तक नोटिफाई करेंगे, क्या एक्शन प्लान है, और 3 हफ्ते में केंद्र सरकार को इस बारे में जवाब देना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि दुरुपयोग का स्तर ऐसा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर AK-47 तक खरीद सकते हैं, और मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आने वाले दिनों में जो साधारण फोन है मैं उस पर आना चाहता हूं बजाय सोशल मीडिया के। नहीं, देखिए, ये वहाँ पर जो वर्बल डिस्कशन हुए उसमें डार्क वेब के बारे में जो बातें हुई और उनमें ये सारी टिप्पणियां हुई, लेकिन जो ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर का ये सब हिस्सा नहीं है। हम अच्छा डिसीजन है, सरकार ने जो डिसीजन लिया है। जो सोशल मीडिया पे लोग गलत कमेंट करते हैं, यूजेस करते हैं जो, तो उस चीज़ से तो अच्छा है ना, तो पता चल जाएगा कि कौन गलत बोल रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, उस चीज़ से पता चल जाएगा। आपको लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए? हाँ मैम, होना चाहिए ना, ताकि लोग जो अब्यूज़ करते हैं, गलत बोलते हैं, कमेंट करते हैं, उस चीज़ के लिए उस पर रोकथाम होगी। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत सही डिसीज़न है, क्योंकि आजकल लोग गलत गलत वीडियो डाल रहे हैं, वायरल हो रहा है, किसी के प्रति एक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली हाँ, ये लिंक आधार कार्ड से लिंक होना सही है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया से आधार को लिंक होता है तो हम किसी से उसके बारे में पता कर सकते हैं, भाई उसके नंबर से, आधार नंबर से उसके बारे में पता चल सकता है। जी हाँ, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, दरअसल मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर सुनवाई का सिलसिला पहले से जारी है कि क्या इन अपराधों को रोकने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए सोशल मीडिया यूजर्स को, और इसके लिए इसे आधार से जोड़ दिया जाए ताकि पहचान की जा सके अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है। इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है सरकार को कि बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, और लेकिन क्या इसके लिए कोई कानून है, मुकम्मल कानून, कि उन तक पहुंचा जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके। इसी पर सुनवाई के दौरान ये कहा गया, और बड़ी खतरनाक बातें हैं। AK-47 बेचा जाता है, जज साहब ने ये कहा। ये भी हम जानते हैं कि आतंकवाद इसका सबसे बड़ा बुरा इस्तेमाल कर रहा है, अपने आतंकियों को अपने से जोड़ने के लिए। ISIS इसका उदाहरण है, जिसने बहुत ही ज्यादा तादाद में लोगों को इसी के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खुद से जोड़ा है। मेरे साथ वाई ऋषि IT एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ऋषि साहब, ऐसे सोशल मीडिया जिसके जरिए ड्रग बेचा जाता हो, धंधा किया जाता हो, खतरनाक हथियार बेचे जाते हो, लोगों को परेशान किया जाता हो, भारत सरकार के साइट पर 25-26 तरह के अपराधों की लिस्ट है कि जो सब किया जा रहा है। क्यों चाहिए हमें, या फिर इसको बंद कर दें, हम तौबा कर लें इससे? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, पर मैं उससे ही मिलता जुलता आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि जो आपने अभी जो मुझे सारी चीज़ें बताई, ये गाड़ियों से भी होता है, ट्रकों से भी होता है, तो क्या हम गाड़ियां, ट्रक, ट्रेन ये सब बंद कर दें? नहीं, हमने उसके लिए लॉज बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, हमने एजेंसीज बनाई हुई हैं जो एजेंसीज उस चीज़ को ट्रैक करती हैं। तो यही चीज़ हम, क्योंकि देखिए, आपको ये जानना होगा कि सोशल मीडिया का जो डार्क साइड है उससे कहीं अच्छा उसकी ब्राइट साइड है। लेकिन इसमें मुसीबत ये है कि अपराधी बैठा हो सकता है तालिबान में, वो बैठा हो सकता है नाइजीरिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, और यहां अपराध को अंजाम दे देता है। वो यहां हमारे युवकों को गुमराह कर लेता है, यहां किसी से किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में सेंध लगा सकता है। ये तो दानव का रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका जो, आपके साथ साथ जो हमारे कोर्ट का, हमारे लोगों का जो ये नज़रिया है कि ये एक तरह से एक दानव ही बनता जा रहा है, वो कहीं गलत नहीं है। बिकॉज आपने जैसे बताया कि ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है।
बाकी सब चीज़ों को हम अपने बाउंड्री के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, पर जो चीज़ बाउंड्री के बाहर से आ रही है दैट टू उसके कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं बट उसके कोई एक्चुअल फुटप्रिंट्स नहीं है। उसको ट्रैक करना नामुमकिन नहीं होता है, उसको मुश्किल होता है। और उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपनी पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस बनाइए, और उसके लिए हमको जो कंपनियां, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं जी, उनको हम ये कर सकते हैं, वो हम उनको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे कि वो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो उसको ट्रैक कर सकें। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रैक करना अलग है और उन तक पहुंच के उनको सजा देना अलग है। हाँ। तो हो सकता है हम उनको वहां तक पहुंच के सजा ना दे सकें, पर एटलीस्ट हम उनको ट्रैक करके उनको ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं तो जब आप देखिए हमारे देश में कई ऐसे मौके आए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे भड़का दिए जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे अफवाह पैदा किए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है। तो क्या अब ये अपराध का जरिया तो बन जाता है, खून खराबा तो ये कर देता है। आप बीच में बाद में ट्रैक करते रहिए कहां बैठा व्यक्ति, किस आईपी एड्रेस से, कहां से ये सब खुरापात कर रहा है, कई बार पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने सही बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके साथ हमको एक बहुत विचार करने की बात है कि हम, अच्छा मैं एक ये बताना चाहूंगा कि ये सोचना कि हम इसको ब्लॉक कर सकेंगे ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज ये इतना घर कर चुका है। जैसे जज साहब ने कहा कि साहब मैं रिटायरमेंट के बाद या कुछ टाइम बाद बेसिक फ़ोन पे जाना चाहूँगा जी, मैं ये करने की कोशिश कर चुका हूँ कई बार नहीं कई बार, बट ये बिल्कुल इम्पॉसिबल रहा। आपने खुद? अब जी हाँ बिल्कुल, और मतलब सब कुछ सही चलता रहा, बट जैसे मुझे कहीं जाना था, मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए था, तो मैं बेसिक फ़ोन से वो रास्ता नहीं ढूंढ सकता, तो मुझे अपने नॉर्मल फ़ोन पे आना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुद IT एक्सपर्ट हैं, आप क्यों इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं स्मार्टफोन को हटाओ? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मिसयूज़ यही है कि ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है और हमारा ध्यान बहुत डाइवर्ट कर देता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए उनसे हटके हमारा दूसरी चीज़ों पे ध्यान चला जाता है। तभी मैंने कहा कि इसके ऊपर हमें बहुत गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। इसको एक हमको अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि इस पर हमें क्या रेगुलेशंस बनाने चाहिए। ऑल्दो काफ़ी बने हुए हैं, हमारा IT एक्ट 2000 बना हुआ है जिसको हमने 2008 के अंदर अमेंड भी किया है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने कंपनीज को, जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, हमने इनसे बोला था कि आप जो भी अपना डेटा है, हमारे यूजर्स जो इंडिया के यूजर्स हैं उनको आप लोकल सर्वर्स पे करेंगे। उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट हमारी प्रॉब्लम खाली ये है कि जिस तेजी से ये सोशल मीडिया बढ़ता है या जिस तेजी से उस पर अपराध होता है उस तेजी से हम इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर लॉज नहीं बना पा रहे हैं। सही बात है। हम दुनिया के ऐसे देशों में शुमार हो रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सस्ता डेटा है और सबसे ज्यादा तादाद में लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव-गांव तक में फोन पहुंच चुका है, आबादी से ज्यादा फोन की बिक्री हो चुकी है हमारे देश में। तो क्या ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, पवन दुग्गल साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट। क्या ये एक साइबर बॉम्ब हमने हर किसी के जेब में पहुंचा दिया है क्या, और ये ऐसा दानव बनता जा रहा है जो हर जगह खतरा पैदा कर रहा है? आपके जो जेब में स्मार्टफोन है उसमें इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग ताकत है जो उस रॉकेट में नहीं थी जो मानव मात्र को चंद्रमा पर लेके गया था 1969 में। तो इतनी जब ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर आपकी डिवाइस में है तो लाजमी सी बात है कि उसका दुरुपयोग होना तो सुनिश्चित है। और एक लोगों को एक मिथ्या सी रहती है कि साहब हम तो अदृश्य हैं, हम अनोनिमस हैं इंटरनेट पर, इसलिए हम जो करना चाहें हम कर सकेंगे और हमें कानून नहीं पकड़ पाएगा। शायद इस मिथ्या की वजह से भी अधिकांश लोग लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। यही कारणवश है कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर की दुनिया में सोशल मीडिया का दुरुपयोग लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और अगर एक आंकड़े पर आप नज़र डालें तो इस साल में पूरी दुनिया भर में लगभग जो लोग होंगे 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स से ज़्यादा गवाएंगे साइबर क्राइम के प्रति। तो जब इतना व्यापक हो चुका है साइबर क्राइम, कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि उस पर रोकथाम लगाई जाए और उस पर कड़े कानूनी प्रावधान ला सकें।
भारत अनफॉर्चुनेटली इस रेस में आगे नहीं रहा है। हमारे अधिकांश जो प्रावधान है साइबर क्राइम के, वो ऐसे प्रावधान है जिसके कोई दांत नहीं है। अधिकांश भारतवर्ष में साइबर क्राइम जो है बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जहां पर जमानत आपको अधिकार पे मिलती है और आपको ये भी डर नहीं है कि चलो पकड़े भी गए तो कल जेल जाओगे। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में साइबर क्राइम की कन्विक्शंस का अभाव एक अकाल सा आ गया है। तो बहुत जरूरत है कि भारतवर्ष इस दिशा पर अब मनन करके ठोस कदम उठाए, जिसकी चिंता उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त करी है। साफ तौर पे, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय ने जो जो चिंताएं व्यक्त की है दुग्गल साहब, उसे भी समझना बड़ा जरूरी होगा कि एक तरफ तो पहलू है कि AK-47 जैसे हथियार इसके जरिए बेचे जाते हैं। ये जज साहब ने टिप्पणी की है आज, और हम जानते हैं सालों से कि आतंकी अपने स्लीपर सेल्स बनाते हैं, इसके जरिए लोगों को जोड़ते हैं खुद के जरिए। ISIS में कई लोग भर्ती हुए होने जा रहे थे तो वो इसी के जरिए उनके इन्फ्लुएंस में आए थे। क्या इन बातों को लेकर के हम संजीदा नहीं रहे हैं? इसके अलावा भी और तरह के अपराध होते हैं, चाहे वो दंगा हो, साइबर स्टॉकिंग हो, और दर्जनों अपराध इस तरह के। दुग्गल साहब, देखिए, हम लोग भारतवर्ष में इन अपराधों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। हमें लगता है ये तो होते ही रहते हैं, छोटे मोटे हैं। पुलिस के पास जाइए तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, आप अदालत जाइए तो शायद आपको उस तरह का न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को मिटाते चलते हैं। अधिकांश से साइबर क्रिमिनल्स आज VPNs या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। और जब से डार्कनेट आया है, वहाँ पर तो लगभग एक मनमाना सा एक माहौल पैदा हो गया है कि वहाँ पर साइबर क्राइम एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया जाता है। दुनिया में कोई ऐसा साइबर क्राइम नहीं है जिसकी परिकल्पना आप कर सकें और जो ऑन सर्विस उपलब्ध ना हो डार्कनेट पर। तो जब इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है तो पहली बात, सब लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि साइबर क्राइम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। वो पाश्चात्य देशों में कहीं दूर नहीं बैठा, आपके अपने शहर, गांव, मोहल्ले में आ चुका है, आपके जीवन को छू रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि अगर आप कानून का इंतजार करेंगे कि वो आएगा आपको साइबर क्राइम से बचाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून तो अपंग है। अधिकांश साइबर क्राइम जो हैं वो नॉन सीरियस साइबर क्राइम्स हैं, तो आपको कोई ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी नहीं प्रदान करेंगे। 2003 में मैं वकील था कंप्लेनेंट का, जिसकी कंप्लेंट पर भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन हुई थी। उस जमाने में बहुत हर्ष हुआ कि चलिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं और साइबर क्राइम कन्विक्शंस होंगी। जैसे जैसे समय गुजरा और फिर कानून का संशोधन हुआ, ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतवर्ष में एक अकाल आ चुका है साइबर क्राइम कन्विक्शंस का। और आज साइबर क्राइम कन्विक्शन पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय बन गई है और यही बात है अब आज कोर्ट ने भी इतना ज्यादा सख्त बना दिया है कि अधिकांश तौर पर। जी ऋषि साहब, ये लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपराधी हैं वो तो अपराधी हैं ही, उनसे तो हमें निपटना ही होगा। लेकिन जो भोले भाले लोग हैं और कई बार अनजाने में करते हैं, उनको नहीं लगता कि वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। वो किस तरह के क्राइम होते हैं, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग की बात करें हम, चाहे साइबर बुलिंग की बात करें हम, ग्रूमिंग की बात करें हम, जॉब बहुत तरह के काम हो रहे हैं। उनको क्या सतर्क होने की जरूरत है ऐसे लोगों को? देखिए अजय जी, जैसे पवन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि हमको लोगों को ये सतर्क करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें साइबर से रिलेटेड, कौन कौन सी चीजें अपराध में आती हैं और कौन कौन सी चीजें को नॉर्मल माना जाएगा। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत आसान है। बुलिंग इटसेल्फ इज अ क्राइम, बुलिंग करना क्राइम है। अब चाहे आप उसको सामने करें या इंटरनेट पर करें, बिल्कुल इंटरनेट के जरिए करें। बट क्योंकि क्या होता है कि हम जब आमने सामने नहीं होते हैं तो हमको ये लगता है कि हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, हम तो छुपे हुए हैं, हम छुपे हुए हैं, एग्जैक्टली, हम इनविजिबल हैं, हमारे कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। तो जब तक, जैसा कि पवन जी ने बोला कि 2003 में कन्विक्शन हुआ था, तो उस वक्त लगा था कि कुछ होगा, पर जैसा मैंने कहा कि हम कछुए के से भी हल्की रफ्तार पे चल रहे हैं जी। तो जब कुछ ऐसे कन्विक्शंस होंगे, उनको सजा मिलेगी, तो अपने आप लोगों में अवेयरनेस आएगी। भाई देखिए, हमने बाकी लॉज क्यों बनाए? हमने मर्डर का लॉ क्यों बनाया? हमने रेप का लॉ क्यों बनाया है? हमने किडनैपिंग का लॉ क्यों बनाया है?
यही करने के लिए कि एक जब उनको सजा मिलेगी तो ऐसे लोगों को पता चलेगा कि ये काम गलत है, पर लॉ के बाद भी, सजा के बाद भी काम तो हो रहे हैं। तो डर पैदा करना होगा कि भाई आपके हाथ में अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, डेटा है और सोशल साइट्स आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कर सकते हैं। दुग्गल साहब, अच्छा आपकी राय क्या है जो इस पूरे मामले में जो मूल मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि क्या सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक कर दिया जाए? मूल मुद्दा यह है, इस पर सुनवाई हो रही है, शायद इस पर भी आगे फैसला आए। आपकी राय क्या है बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट? मुझे लगता है कि आपके सोशल मीडिया को आधार के साथ लिंक करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। उसका कारण ये है कि उसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं। पहली बात, क्या हम चाहेंगे कि एक राष्ट्र होने के नाते हमारी प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आप लिंक करेंगे तो आपका आधार डेटा भारत के बाहर स्थित सर्वर पर जाएगा, क्योंकि अधिकांश से ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं, यूएस सर्वर्स में रखती हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका जो आधार संबंधी जानकारी है वो फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन सरकार के अधीन हो जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए आपके आधार सिस्टम को टारगेट करेंगे। दूसरी बात, उसका सीधा असर ये होगा कि लोगों का जो निजता का अधिकार है उसका हनन होगा। देखिए, अब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि हम सबके जीवन जीने के मौलिक अधिकार में हमारा निजता का अधिकार शामिल है। तो जब मेरा ये अधिकार है तो ये भी अधिकार है कि मैं स्वतंत्र स्वच्छंद होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकूं सोशल मीडिया पर, और ये डंडा ना रहे कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड अप है और सरकार हमें हमेशा हमको मॉनिटर करने लगी है, इंटरसेप्ट करने लगी है। तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज आ जाएगा। तीसरी बात, इसका सीधा असर साइबर सुरक्षा में सेंध पे भी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ आपके ये लिंक्ड अकाउंट्स में साइबर सुरक्षा में सेंध लगी तो उसका असर आधार इकोसिस्टम पर पड़ेगा, व्यक्ति विशेष के डेटा पर पड़ेगा, भारतवर्ष पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये आइडिया देखने में एकेडमिकली बहुत अच्छा लग रहा है, आकर्षित लग रहा है, लेकिन द मोमेंट आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे वर्तमान कानूनों का उल्लंघन होगा, एक अंबार खुल जाएगा सरकार के विरुद्ध लिटिगेशंस और मुकदमेबाजी का, खासतौर पर रिट पिटिशंस का। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अभी भारत इस स्थिति पर नहीं आया है कि इस तरह के खतरे लेने शुरू कर दे, क्योंकि अगर ये खतरे लेगा तो ऑलरेडी भारत अभी संघर्ष कर रहा है। अधिकांश से जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो आपके कानून को पालन नहीं कर पा रही हैं, तो अपने भारतीय कानून की प्रभुता को इन्फोर्स करना खुद अपने आप में चुनौती बन जाएगा। जी ऋषि साहब, जल्दी से एक छोटा सा सवाल रैप अप करते हुए, आपकी इस आईटी ने रिवॉल्यूशन ला दिया, दुनिया को जोड़ दिया, ग्लोबल विलेज की जो हम बात करते थे उसको साकार कर दिया कि आप यहां बैठे, लंदन में बैठे अपने व्यक्ति से सीधे आप बातचीत करते रहते हैं, आमने सामने सब कुछ करते हैं। ये तो पॉजिटिव साइड है और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ये दानव का रूप लेता जा रहा है, इसको रोकने का, ट्रैक करने का, इस पर काबू पाने का क्या हथियार है और क्या हम उसको देख पाएंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द? अब अजय जी, मैं बहुत जल्दी दो बातें बोलना चाहूंगा। पहला कि हमको जैसे हमारे समाज ने, सारी कंट्रीज ने एक न्यूक्लियर वेपन्स को एक वो समझा था, खतरा समझा था, बिकॉज न्यूक्लियर जो चीज़ें वो हमारे पावर जनरेशन के काम आती है, कई चीज़ों के काम आती है, अच्छी पार्ट भी है बट उसका रॉन्ग पार्ट भी है। तो रॉन्ग और डार्क साइड के लिए हम सारे देश एकजुट हो गए थे, कई हमने ट्रीटीज करी, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, उससे एक सबको पता चला कि भाई कहाँ हमको एक दायरे में रहना है। तो हमको यही चीज, एक एंकर किसी को आना पड़ेगा जो कि सब देशों को इकट्ठा कर सके कि हमको इसके, क्योंकि अगर वो उससे अगर आतंकवाद फैल रहा है तो सब देशों को अफेक्ट कर रहा है जी। पहली चीज ये कि सब देशों को एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा, देश के भीतर हम क्या करें? एग्जैक्टली, ये तो था हाई लेवल के। और बहुत छोटे लेवल पे मैं खाली इतना सा कहना चाहूंगा कि ये हमारे अपने ऊपर है कि हम उस चीज को, जो भी हम कोई न्यूज अगर हमारे हाथ में आ रही है तो हम उसको ना फैलाएं। इन शॉर्ट, जो यूज करने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो चीज आगे फैला रहा है, वो जो चीज यूज कर रहा है या जो उसका एक्शन है, उसको उसके एक्शंस का पता होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए, उसको एजुकेट होना चाहिए।
तो ये और बहुत जरूरी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो अगर सोशल साइट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या समाज हो या देश हो, तो वो बच नहीं पाएंगे आखिरकार, और वो कल को खुद भी ये शिकार हो सकते हैं इसी चीज और कल को इसका शिकार ये भी हो सकते हैं। जी जी, तो ये समझना सबके लिए बेहद जरूरी है। और जिम्मेदार मैं कहूंगा कि साइबर सिटीजन बनिए, बिल्कुल, ताकि आप भी उसका सही इस्तेमाल कर सकें, दूसरे भी उसका सही इस्तेमाल कर सकें। और ये जो दानव का रूप लेता जा रहा है, इसको हम सबको मिलकर हराना होगा, जिसकी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। सरकार को बोला है कि जल्द से जल्द 3 हफ्ते में एक मसौदा लेकर आइए कि कैसे इससे पूरी तरह से निपटेंगे। तो आइए इंतजार करते हैं, लेकिन तब तक यूज कीजिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए और एक जिम्मेदार साइबर सिटीजन बनिए। धन्यवाद दुग्गल साहब, ऋषि साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला।